आज हम लोग राजनीति विज्ञान का अध्याय 6 नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। नागरिकता का मतलब होता है आप जिस देश में रहते हैं उस देश की आपको नागरिकता मिली होती है। कहीं पे एकहरी नागरिकता पाई जाती है तो कहीं पे दोहरी नागरिकता पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नागरिकता का विचार व्यक्त करने वाला सबसे पहला विचारक जो था आपका अरस्तु था। अरस्तु का कहना था कि नागरिकों को मिलने से राज्य बनता है, कि जितने भी नागरिक मिलेंगे और नागरिकों के मिलने से किसका निर्माण होता है, राज्य का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा। अरस्तु जो है आपका एक बहुत महान राजनीतिज्ञ भी थे, ध्यान रखिएगा, या फिर इसको दार्शनिक भी कहा जाता है। सिटीजन एंड सोशल क्लास नामक पुस्तक की रचना टी.एच. मार्शल ने किया था। ये वर्ड याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि टी.एच. मार्शल ने किस किताब की रचना की थी, तो टी.एच. मार्शल ने सिटीजन एंड सोशल क्लास की रचना की थी। ध्यान रखिएगा। अगला है आपका नागरिकता शब्द की उत्पत्ति में सबसे पहले प्राचीन ग्रीस में हुआ था। नागरिकता शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी, सबसे पहले प्राचीन ग्रीस में हुई थी, ध्यान रखिएगा, या फिर प्राचीन यूनान में। तो अरस्तु कहाँ के रहने वाले होंगे, अधिक उम्मीद है कि यूनान के रहने वाले होंगे। अगला है भारत में कौन सी नागरिकता पाई जाती है। भारत में एकल नागरिकता पाई जाती है। भारत में कैसी नागरिकता पाई जाती है, एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत में ये आपका बाद में कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन से ली गई है। भारत में वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर और देशीकरण के द्वारा नागरिकता ग्रहण किया जा सकता है। क्या क्या चीज बोले, पहला आपका बर्थ, बाय बर्थ, अगर आपका झारखंड इंडिया में अगर जन्म हुआ है तो, या रजिस्ट्रेशन करवा ले सकते हैं आप तो, या फिर देशीकरण के द्वारा भी नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। अगला आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और यूनाइटेड किंगडम में दोहरी नागरिकता है। भारत में क्या था, नागरिकता कौन सी थी, एकल नागरिकता। और दोहरी नागरिकता पूछे तो कहाँ का है, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और यूनाइटेड किंगडम। इन सब में क्या है, दोहरी नागरिकता पाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। संयुक्त राज्य एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता का मतलब क्या हुआ। एकल नागरिकता मतलब आप एक देश के निवासी हैं। दोहरी नागरिकता का मतलब है किसी शख्स के पास एक ही समय में दो अलग अलग देशों की नागरिकता हो। मतलब भारत की भी नागरिकता प्राप्त हो, अमेरिका की हो, लेकिन भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। अगर आप भारत के निवासी हैं तो भारत के ही रहिएगा। अगर भारत छोड़ करके कह रहे हम चल जाएंगे कहीं और रहेंगे, वहां की नागरिकता ले लेंगे, तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। बात समझ में आया। तो भारत में कौन सी नागरिकता है, एकल नागरिकता है, ध्यान रखिएगा। अब आता है संयुक्त राज्य अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, 1861 में संयुक्त राज्य अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत हुई। गृह युद्ध क्या होता है, जब अपने देश के भीतर ही कि विभिन्न समुदाय के लोग आपस में लड़ने लगे तो उसे गृह युद्ध कहा जाता है। जैसे कि बाबरी मस्जिद कांड जो आपका हुआ था 1992 के टाइम में, तो अयोध्या में हिंदू और मुस्लिम बहुत ज़्यादा आपस में लड़ने लगे थे, तो उस वैसी स्थिति को गृह युद्ध की भी संज्ञा दी जा सकती है। या गुजरात में गोधरा कांड जो हुआ था, ठीक है, 2002 में गुजरात में गोधरा कांड हुआ था। अगला आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में 1865 में अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का अंत कर दिया था। इसी में एक क्वेश्चन और आता है कि अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन है। अश्वेत मतलब काले राष्ट्रपति, तो कौन थे आपके, अब्राहम लिंकन थे, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, अच्छा नहीं आ रहा सर। अमेरिका में जो है 1865 में अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का अंत किया था और पहले अश्वेत राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे, ध्यान रखिएगा, अमेरिका के। नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का जिक्र सर्वप्रथम फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे पहला लोकतांत्रिक अधिकार का मांग कहाँ उठा था, फ्रांस में उठा था। कब उठा था, 1789 में। कितना तारीख को, 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789, ध्यान रखिएगा। अगला है मार्शल नागरिकता में 3 प्रकार के अधिकार को शामिल करते हैं। मार्शल एक व्यक्ति का नाम है। नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और तीसरा है आपका सामाजिक अधिकार। ये ध्यान रखिएगा, क्या क्या बोले हम, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार। अगला है आपका फ्रांसीसी क्रांति के दौरान समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा का नारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका नागरिकता शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले किस देश में हुई थी। प्राचीन यूनान में, रूस में, फ्रांस में या ब्रिटेन में। प्राचीन यूनान में सबसे पहले हुई थी। कौन बोला था आपका, अरस्तु बोला था, ध्यान रखिएगा।
सबसे पहले किसने कहा था कि नागरिकों के मिलने से राज्य बनता है? अरस्तु ने। अगला है आपका सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, अरस्तु। तो इसकी रचना आपका टी.एच. मार्शल ने की थी। टी.एच. मार्शल था ना? ये देख लीजिए, आपका यहाँ पे लिखा हुआ था सिटीजन एंड सोशल क्लास नामक पुस्तक की रचना टी.एच. मार्शल ने की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये किताब का नाम है। अगला है आपका नागरिक अधिकार हिफाजत करता है, किसकी हिफाजत करता है? व्यक्ति के जीवन का, व्यक्ति के आज़ादी का, संपत्ति का, या इनमें से सभी? 4 का डी हो जाएगा आपका। अगला है भारत में नागरिकता अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित हुआ था। भारत में नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था? 1955 में, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका मार्शल सामाजिक वर्ग को किस रूप में चिन्हित करते हैं? तो मार्शल सामाजिक वर्ग को असमानता की व्यवस्था में चिन्हित करते हैं। किसमें चिन्हित करते हैं? असमानता की व्यवस्था में चिन्हित करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है भारत में किस प्रकार की नागरिकता को अपनाया गया है? तो भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया। भारत में कैसी नागरिकता को अपनाया गया? एकल नागरिकता को, ध्यान रखिएगा, अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग। 8वां नंबर, मार्शल के अनुसार नागरिकता में कौन कौन से अधिकार शामिल है? नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। किसने नागरिकता को किसी समुदाय की पूर्ण सदस्यता के रूप में परिभाषित किया है? मॉर्गन, टी.एच. मार्शल, ग्रीन, अब्राहम लिंकन। गलत जवाब। पूर्ण सदस्यता के रूप में टी.एच. मार्शल ने परिभाषित किया है। नागरिकता को किसी समुदाय की पूर्ण सदस्यता के रूप में परिभाषित टी.एच. मार्शल ने किया है। किसने किया है? टी.एच. मार्शल ने। अगला है आपका एक भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता कैसे त्याग सकता है? स्वैच्छिक त्याग के द्वारा, दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करके, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? नागरिकता त्यागना है तो नागरिकता त्यागने के लिए हम दोनों तरीका का इस्तेमाल कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? किस देश में दोहरी नागरिकता? भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, ध्यान रखिएगा। इसमें आपका एक क्वेश्चन भी था, मतलब कौन कौन सा है आपको टोटल याद करना पड़ेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और यूनाइटेड किंगडम, इन सभी में क्या है? दोहरी नागरिकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है? ऑस्ट्रिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, या ब्रिटेन में? ब्रिटेन में दोहरी नागरिकता नहीं है। ब्रिटेन में क्या है? एकल नागरिकता है। और इंडिया में भी क्या है? एकल नागरिकता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी लोकतांत्रिक देश के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिलना अनिवार्य है? जो लोकतांत्रिक देश है, मतदान का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या उपरोक्त सभी? सारा तरह का अधिकार मिलना चाहिए। मतदान भी करने का, अभिव्यक्ति मतलब बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को क्या कर सकते हैं? अपना सकते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर नेता थे, फ्रांस के, ब्रिटेन के, संयुक्त राज्य अमेरिका के, या रूस के? आंसर इसका सी हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग जो थे जूनियर नेता थे, कहाँ के? संयुक्त राज्य अमेरिका के। तुम्हारा जो ईसाई धर्म है ना, ईसाई धर्म 2 पार्ट में बटा है, एक है कैथोलिक, एक है प्रोटेस्टेंट। तो इसने जो है ईसाई धर्म में सुधार की बात इसी ने की थी, मार्टिन लूथर किंग ने, और इसको प्रोटेस्टेंटवादी भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब उसमें भी आडंबर, जिस तरह क्या बोलते हैं, हिंदू धर्म में बहुत सारा है ना, एक बार छठ पूजा ही है जो कि आडंबर रहित है, जिसमें कोई पंडित जी वगैरह की आवश्यकता नहीं महसूस होती, बिना पंडित जी का पूजा करवा सकते हैं। लेकिन बाकी सब में जरूरत पड़ जाता है, तो ये सभी आडंबर को हटाने की भी बात की गई थी। अगला है किसने कहा था हमें अपने रचनात्मक प्रतिरोध को कभी शारीरिक हिंसा में डालकर पतन का शिकार नहीं होने देना चाहिए? किसने कहा था?
रचनात्मक प्रतिरोध को कभी भी शारीरिक हिंसा में डालकर पतन का शिकार नहीं होने देना चाहिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला, या इनमें से कोई नहीं? ए नंबर, मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि हमें अपने रचनात्मक प्रतिरोध को कभी शारीरिक हिंसा में डालकर पतन का शिकार नहीं होने देना चाहिए। अगला है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था? 1954 से 1968 के बीच में संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन स्टार्ट हो गया था। आपका एक किया कौन था? अब्राहम रोजा पार्क्स नाम की एक महिला ने स्टार्ट कर दिया था नागरिक अधिकार आंदोलन। ठीक है, वह गई थी, थक करके आई थी, बस में बैठी हुई थी, तो उधर से एगो गोरा आदमी आया, बोला कि उठो, तुम तो काला आदमी हो। बोला नहीं, हम भी थके हैं, हम भी इस बस का पूरा किराया चुका है, तो हम काहे बस छोड़ करके उठेंगे, सीट छोड़ करके हम खड़ा नहीं होंगे। वहीं से जो ये विद्रोह स्टार्ट हुआ, सो पूरा एक विद्रोह स्टार्ट हो गया था। ठीक है, रोजा पार्क्स के द्वारा यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका सिविक्स का क्लास 8 में शायद दिया हुआ है, क्लास 8 या क्लास 7 में कुछ है। 8 में, संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1863, 1861, 1865 या 1870? 1865 में दास प्रथा का अंत हो गया था, ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दास प्रथा का अंत किया था? अब्राहम लिंकन ने, बिल्कुल अब्राहम लिंकन ने ही किया था दास प्रथा का अंत। संयुक्त राज्य अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? 1861, 1862, 1863 या 1865? 1861 में हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? 1861 में हुआ था। पहले भी हम टिक लगाए थे नोट्स में उधर। अगला है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार भेदभाव पर रोक किस आधार पर लगाया जाता है? धर्म और जाति के आधार पर, भाषा और क्षेत्र पर, मूल और वंश पर, या उपरोक्त सभी? सभी, किसी भी आधार पर आप भेदभाव किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न भाषा के आधार पर, ना ही मूल और वंश। वंश और मूल का मतलब हो गया कि आप किस वंश से बिलोंग करते हैं, फलाना वंश से है तो बेकार आदमी होंगे, ऐसा आप किसी को नहीं बोल सकते। भारत में एक समान नागरिकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? एक समान नागरिकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा, तो चलिए देखते हैं क्या है। सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता, सामाजिक और आर्थिक असमानता, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल सामाजिक और आर्थिक दोनों होना चाहिए, दोनों हो जाएगा। 22 का सी नंबर। मुंबई के झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों के आश्रय के अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय में किसने याचिका दायर की? जॉन डगलस, ओल्गा टेलिस, माइक पांडे या जे.एस. वर्मा? ओल्गा टेलिस ने क्या किया था? झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के आश्रय के अधिकार के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी कि उसको हटाया नहीं जाना चाहिए, उन लोगों के लिए भी, या फिर हटा रहे हैं तो कुछ उसका विकल्प देना चाहिए उसको। किसने कहा था? ओल्गा टेलिस ने मुकदमा दायर किया था। अगला प्रश्न है आपका, ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम, मतलब ओल्गा टेलिस ने किसके ऊपर किया था? मुंबई नगर निगम के ऊपर किया था। पर मुंबई हाईकोर्ट ने कब फैसला दे दिया? 1960 में, 1965 में, 1975 में, या 1985 में? तो आपका 1985 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1985 में दिया गया था। देखो, जो भी केस होता है ना, उसमें इसी तरह लिखा जाता है, फलाना बनाम इतना। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम, मुंबई हाई कोर्ट ने फैसला कब दिया? 1985 में दिया। एक चीज आप लोग और कर सकते हैं, जैसे कि ये चीज आपको मिला, कुछ एक्स्ट्रा मिला, तो इसके बारे में नेट पे थोड़ा सा सर्च कीजिए, ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम क्या चीज था, किस बारे में था, या उसने अपील कब दायर किया, उस अपील का सर्वोच्च, देखो हाई कोर्ट फैसला दे दिया 1985 में, उस बात को ओल्गा टेलिस तो माना नहीं, वो तो कहाँ गया था? सर्वोच्च न्यायालय तक गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कब दायर किया, उसका रिजल्ट अभी तक आया है या नहीं आया है, इसका पूरा डिटेल कम से कम लिखा कीजिए, ताकि आपको क्या हो, थोड़ा सा और डिटेल में बाकी सारा चीज पता चल सके। ठीक है, और इससे क्या होगा, आपको बहुत सारा धारा भी पता चल जाएगा उसी के साथ साथ। आगे बढ़ते हैं। भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? धार्मिक है, राजतंत्र है, या पंथ निरपेक्ष है? पंथ निरपेक्ष। यहाँ पर किसी भी धर्म को विशेष स्थान नहीं दिया गया है। दलाई लामा शरणार्थी के रूप में भारत कब आए थे? 1959 में आए थे। दलाई लामा कब आए थे? 1959 में आए थे, ध्यान रखिएगा। दलाई लामा था तुम्हारा दूसरा साइड का आपका,
आगे बढ़ते हैं। और दलाई लामा जो है के साथ ये बौद्ध भिक्षु थे, इनके साथ और भी बहुत सारा लोग आया था। अगला है, दक्षिण अफ्रीका में समान नागरिकता पाने के लिए लंबी अवधि तक संघर्ष किसे करना पड़ा? अश्वेत लोग को या श्वेत लोग को, या दोनों? अरे भाई, अश्वेत लोगों को। गोरा लोग को काहे का करना पड़ेगा भाई? अभी भी बोले ना तो बहुत सारा चीज में गोरा लोग को नहीं टेंशन होता है, काला लोग को टेंशन होता है। अभी टिकट कटने का बारी आएगा, पहले गोरा लोग का कट जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? हिंदू राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र है, पंथनिरपेक्ष है, या इनमें से कोई नहीं? पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि यहाँ किसी भी धर्म को विशेष मान्यता नहीं दी जाती। समान नागरिकता के लिए दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत लोग कब तक संघर्ष करने रहे थे? 1990 के दशक तक, 1970 के दशक तक, या 1980 या 1950? नहीं, 1990। हाँ, थैंक यू। 29 का ए नंबर, 29 का ए, 1990 के दशक तक। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? नागरिकता का वर्णन किसमें किया गया? भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में, या भाग 4 में? तो भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। किसमें? भाग 2 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी दिए गए हैं, इनको एक बार पढ़ लेते हैं। पहला है आपका, दलाई लामा शरणार्थी के रूप में भारत कब आए थे? तो 1959 में दलाई लामा भारत आए थे। ठीक है। अगला है आपका, मुंबई के झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों के लिए किस सामाजिक कार्यकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी? तो ओल्गा टेलिस नामक व्यक्ति ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित की याचिका दायर की थी। किसने? ओल्गा टेलिस ने, ध्यान रखिएगा, ओल्गा टेलिस। आप टेनिस से याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन है? कि कोई हमसे जबरदस्ती जो है हमारे देह का उपयोग नहीं कर सकता। तो अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 21 में, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, यूरोप में लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम किस देश ने किया था? लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग, तो लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग सबसे पहले फ्रांस में की गई थी। कब की गई थी? 1789 में इसके बारे में स्टार्ट हो गया था, 14 जुलाई 1789। भारत में एक समान नागरिकता के मार्ग में कौन सबसे बड़ी बाधा है? तो एक समान नागरिकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा सामाजिक और आर्थिक असमानता है। आर्थिक मतलब हो गया सभी लोग पैसे के हिसाब से बराबर नहीं है। दूसरा, सामाजिक स्तर भी सबका भिन्न भिन्न है। आप लोग सभी जानते हैं हमारा समाज जो है 4 वर्णों में बटा हुआ है, और इसमें क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते हैं। ये आपका हिंदू धर्म का हो गया। मुस्लिम में भी तुम्हारा बहुत सारी जाति है, खान, पठान, मोहम्मद, चौधरी भी लिखवाता है। हाँ, चौधरी भी हो सकता है, बहुत सारी जातियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी असमानता है, सामाजिक असमानता भी है और आर्थिक असमानता भी है। अगला है आपका, मार्टिन लूथर किंग जूनियर किस देश के नेता? मार्टिन लूथर किंग जूनियर संयुक्त राज्य अमेरिका के काले नेता थे, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, भारत में किस प्रकार की नागरिकता अपनाया गया है? इकहरी या एकल नागरिकता अपनाया गया है। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी नागरिकता अपनाया गया? अगला है आपका, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? 1955 में। अगला है आपका, नागरिकता शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो यूनान में हुई थी। टी.एच. मार्शल ने नागरिकता के तहत कितने अधिकारों का जिक्र किया? तो 3 अधिकारों का जिक्र किया है। किसने? टी.एच. मार्शल ने। पहला इसने बताया नागरिक अधिकार के बारे में, यह अधिकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की हिफाजत करता है। दूसरा बताया राजनीतिक अधिकार, यह अधिकार व्यक्ति के शासन प्रक्रिया में सहभागी बनता है। और तीसरा है आपका सामाजिक अधिकार, यह अधिकार व्यक्ति के शिक्षा और रोजगार मुहैया कराता है। अगला है आपका, ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम वाद क्या है? तो समाजवादी ओल्गा टेलिस द्वारा मुंबई में झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों के हितों की रक्षा के लिए 1985 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए संविधान के अनुच्छेद 21
प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें आजीविका का अधिकार भी शामिल है। इसलिए अगर मुंबई के झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों को बेदखल करना है, तो उन्हें आश्रय के अधिकार के तहत पहले वैकल्पिक जगह उपलब्ध करानी पड़ेगी, तब आप उसको वहां से हटा सकते हैं, अन्यथा नहीं हटा सकते हैं। किसके तहत मांग किया? अनुच्छेद 21 के तहत मांग किया। 21 क्या कहता है? व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है और आजीविका का भी अधिकार है, कि आप मेरा आजीविका का अधिकार हमसे छीन नहीं सकते हैं। अगला है एकल नागरिकता को परिभाषित करें। भारतीय संविधान द्वारा भारत के लोगों को एकल नागरिकता प्रदान की गई है। किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता देने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। किसको है? केंद्र सरकार को है। जब किसी व्यक्ति को एक देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है, तो उस देश के किसी भी भूभाग में बसने और रहने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। हम पूरा भारत देश में कहीं भी रह सकते हैं, बस सकते हैं। व्यक्ति को किसी प्रांत की नागरिकता प्राप्त करने की जरूरत अब नहीं है। अगला है आपका वैश्विक नागरिकता क्या है? तो वैश्विक नागरिकता का विचार है किसी व्यक्ति की पहचान भूगोल या राजनीतिक सीमा से परे है। इसका मतलब यह नहीं कि एक व्यक्ति अपनी राष्ट्रीयता या स्थानीयता पहचान की निंदा करता है या उसे त्याग देता है, बल्कि अपनी पहचान वैश्विक स्तर पर स्थापित करता है। मानव होने के कारण हमारा उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी वैश्विक स्तर तक है, और हम क्या है? वैश्विक नागरिक है, मतलब पूरे विश्व के नागरिक माने जाते हैं। अगला आपका देखिए, राष्ट्रीय नागरिकता की अवधारणा क्या है? तो वही आपका हो गया, पूरे हम लोग देश का नागरिक हैं, जिसको पूर्ण सत्ता और अधिकार प्राप्त है, और यह इस बात में विश्वास करती है कि हमारी राज्य सत्ता हमें वह सुरक्षा व अधिकार भी दे सकती है, ध्यान रखिएगा, जिसका हमें विश्व की गरिमा और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। देखिए ये सब लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, लेकिन हाँ शॉर्ट में हल्का देख लीजिएगा कि कौन कहाँ से है। जैसे मार्टिन लूथर किंग, ये कब नेतृत्व कर रहे थे? नागरिक आंदोलन का जन्म 1950 में हुआ था। किसको लेकर के? काली और गोरी आबादी के बीच में जो दिक्कत था, उसको लेकर के ये बहुत ज़्यादा हुआ था। उस टाइम में क्या था, गोरे लोग और काले लोग दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। उनके लिए रेल अलग चलते थे, होटल अलग था, बस अलग था। यहाँ तक कि अगर कोई काला लोग पार होता था तो उसको रास्ता में ताली बजा करके जाना पड़ता था कि भाई हम पार हो रहे हैं, बाकी लोग दूर हो जाओ। ठीक है, तो ये सब के बारे में बताया गया। अब एक वर्ड आता है शरणार्थी। किसको बोलते हैं? जब कोई व्यक्ति अपना किसी कारण से अपना घर बार छोड़ करके दूसरा देश में आकर के बस जाता है, तो उसको शरणार्थी बोलते हैं। जैसे कि दलाई लामा हालांकि चीन या के रहने वाले थे या कश्मीर साइड के थे, तो वहां से हुए आ गए थे इंडिया में, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या बोला जाएगा? शरणार्थी बोला जाएगा। जब अपना, जैसे कि अभी तुम लोग सुने होंगे यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, तो यूक्रेन का आदमी सब क्या कर रहा है? उस जगह को छोड़ करके किसी अन्य देश में जाके बस रहा है कि वहां उतना लड़ाई झगड़ा में कौन रहेगा, हमेशा बम गिर जाए, क्या हो जाए कोई पता नहीं, तो उन लोगों को शरणार्थी कहा जाएगा। ठीक है, वैश्विक नागरिकता मतलब क्या हुआ? पूरे विश्व में आपकी पहचान। और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अधिनियम 1951 के माध्यम से क्या कहा गया है? सुरक्षा और संरक्षण की बात की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा और संरक्षण मिलना चाहिए। बस ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। आप लोग इसको क्या कीजिएगा? पूरा लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आप लोग पढ़ रहे थे आशीष सर के साथ। जहाँ भी कोई डाउट हो आप मेरे इस नंबर पे कॉल करके पूछ भी सकते हैं, या चाहे तो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन भी। ओके, थैंक यू सो मच।